में जो है ऐसा क्यों, हर एक भारतीय के प्रति एक समान नजर क्यों न हो, किसी भी पार्टी की, आप कांग्रेस से हैं, ये बीजेपी से हैं और हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि मुसलमान या जातिगत की बात आई, जो अशोक जी ने बात कही, ये बात क्यों कही जा रही है में? मेरा किसी से गुरेज नहीं है। किसी भी अन्य जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, जिसे आपने भी कहा कि ओछी राजनीति है, पवार साहब ने कहा ओछी राजनीति है, हमारे इतने पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं ओछी राजनीति। इसका एक जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है, उस समाधान को आप किस नजरे देखते हैं? कहां जाके रुके या फिर कैरी फॉरवर्ड हो निजी स्वार्थों के तहत? देखिए, मैं आपको सर ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इनकी राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जैन्स को माइनॉरिटीज में लाना, बहुत नाराजगी है उससे, बता दूं आपको, जैन समाज में नाराजगी है, उसको लेकर आपको पता नहीं है जी। नाराजगी नहीं है, उनकी तरफ से डिमांड थी बाकायदा। सर अब मेरी बात पूरी हो जाए। कई जैन संगठन लगातार की नाराजगी है, अलग बात हो सकती है, लेकिन एक कम्युनिटी अगर माना जाए, हमने हमें अलग ग्रुप में माने तो अपने आप तो डिमांड को हुआ है, जैन्स को माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया, माना था, कहीं से डिमांड, हमने अपने आप तो इंक्लूड करा नहीं, कहीं से डिमांड आई होगी इसीलिए हमने इंक्लूड किया। दूसरी बात, हम इसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा ये मानना है कि जो बैकवर्ड है, जो डाउन ट्रोडन है, जो पीछे रह गए, जो पसमानदा हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वो कोई भी हो सकता है, इस पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक डिमांड है, हमारी आंखों से हमें दिख रहा है सामने से कि एक कम्युनिटी, एक कौम या एक जाति बैकवर्ड होती जा रही है, पसमानदा होती जा रही है, उसे मेन स्ट्रीम में लाना है। इसलिए पवार साहब राजनीति नहीं जाति को लेके एक अशोक जी, पवार साहब ये कह रहे हैं कि हम उस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं सुलेमान साहब, हम चाह रहे हैं नीचे को ऊपर उठाएं। मैं सुलेमान साहब को ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को जिस वक्त जो चीज सूट करती है उसको कर देती है। उनका एक यही, बहुत दिन से मैं भी कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखा है कि कांग्रेस तो ये मौका देख करके अब जैन्स को ले लीजिए, अब उनको ले लीजिए, अब सच्चर कमेटी को उभार दीजिए, करना उसमें कुछ नहीं है, कुछ होना नहीं है। तोड़ने की राजनीति सबसे इस देश में सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की। जिस भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये ढूंढ नहीं सकते, ये जानकारी नहीं दे सकते एक भी कि उन्होंने कहीं तोड़ने की राजनीति की है। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा, इन सब चीजों की शुरुआत कांग्रेस ने की इस देश में। आपको मेरा ये कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा देश को तोड़ने में लगी है। हमेशा इस तरह की फोर्सेस तोड़ने का काम करती है। आप कांग्रेस को कह रहे हैं जो सब लोगों को मेन स्ट्रीम में रखना चाहती है, और जो कह रहे हैं कि मैं, क्या बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन तोड़ने की राजनीति नहीं थी, देश को तोड़ने की? क्या गुजरात के दंगे देश को तोड़ने की राजनीति नहीं है? क्या इस चुनाव में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो देश को तोड़ने की राजनीति नहीं करी भाजपा ने? क्या बात करते हैं आप? नहीं पवार साहब, अब बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि संघ का जो ढांचा है उसमें देखेंगे आप तो जितने भी संघ चालक हो गए सब चित्पावन ब्राह्मण है, और ये सामंतवादी वो ढांचा का स्वरूप है कि पूरा कंट्रोल चित्पावन ब्राह्मण के हाथ में होता है। लेकिन जो सेनापति है, जो राज्यों के जो क्षेत्रफल है, वो उनको ओबीसी चाहिए। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन बड़ा नाम था, लेकिन मुख्यमंत्री बना गोपीनाथ मुंडे। मध्य प्रदेश में चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज हो, इनसे ज्यादा ताकत सुमित्रा महाजन भी रखती थी, लेकिन ब्राह्मण है, उसका नहीं हुआ। तो कल्याण सिंह लीजिए यूपी में, तो जातिगत व्यवस्था ये जानबूझ के नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो संघ से जुड़ा हुआ है, ठाकुर जो है वो हमसे जुड़ेंगे बीजेपी से, और ओबीसी आदमी को प्रोजेक्ट करने से एक तो वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, और जो बाय एंड लार्ज होता आ रहा है। आपका कहना है कल्याण सिंह ने यदि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देने के बाद यदि ये होने दिया जो उस दिन अयोध्या में हुआ, ये सिर्फ संघ के कारण हुआ, संघ के कहने पे हुआ, क्योंकि उनको ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन पहली बार देश में नरेंद्र मोदी नाम का शख्स, ऐसा एक ओबीसी कैंडिडेट उनको मिला जिसको लेके आज संघ भी चिंतित है कि कहीं वो अपने हाथ में शिवराज सिंह चौहान या कल्याण सिंह जैसा रहेगा या फिर निकल जाएगा। हाँ, पांडे जी कुछ भाई राकेश ने एक दिनकर की लाइनें उद्धृत की थी
ऐसे ही कबीर जी ने जैसे तो कहा है कि जात न पूछो साधु की, साधु ने कहा है कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चुप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। तो मुझे लग रहा है राजनीति में जो अतिरेक आ गया है बोलने में, बस चुनाव में ये नहीं सोचा जा रहा है कि उसका जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, कम्युनिकेट क्या होगा। हाँ, तो ये अतिरेक जो बोला जा रहा है और ये उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ बैठकर एक शब्द के लिए चर्चा कर रहे हैं। जब आपके पास एजेंडा नहीं है, जब आप सभी बातों से खोखले हो गए हो, क्योंकि भाजपा ने भी इस देश पर राज किया, राज्यों में उनका राज है, वहां भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा भाजपा का राज्य है जो शासन की बात करता है? सभी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो अब उसके बारे में बात करने की बाकी नहीं, क्योंकि इस पूरा चुनावी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेके ही चल रहा है। अभी जो जुमला उन्होंने गाया कि गले में उसकी माला है और पैरों में घोटाले के घुंघरू है और मुंह पे कोयले की काली है, नकवी जी ने, नकवी जी को यही, यदि नकवी जी को कल कांग्रेस में बिठा के भाजपा के सारे राज्यों में घुमाया जाए, यही उपमा वहां भी लागू होती है। ऐसा कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में एक प्यून के घर, चौकीदार के घर 8 करोड़ रुपए मिलता है, आईएएस अधिकारी के घर 120 करोड़ रुपए कैश मिलता है, 250 करोड़ रुपए का कैश रतलाम में पिछले सप्ताह मिला एक आईएएस अधिकारी के घर। भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता। तो भ्रष्टाचार सबदूरव्याप्त है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है। जब आपके पास साहब मालूम है कि आज मैं इनका निकालूंगा तो मेरा निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ने 14 मंत्रियों की सूची जारी की। बिल्कुल, वो बात क्या है, अब जुमलेबाजी हो रही है। आपने नीच की राजनीति की बात की, आपने नीच जाति से जोड़ दिया, आपने सरक्रिक का मामला उठाया। आपको लगता है यूसुफ जी कि ये जो है, जो वोटर की जो अभी दुनिया है, वोटरों को भ्रमित करने की राजनीति है, जिससे वोटर भ्रमित होकर के कंफ्यूज हो जाए, फिर सामने जो दिखे उसको उसी को वोट डाले? और इसीलिए तो भाई एक बड़ी मजेदार बात, दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हर पार्टी का अपना एक वोटर वर्ग है, तय है। कहीं वो जाति के नाम पे है, कहीं विचारधारा के नाम पे है, कहीं धर्म के नाम पे है, और कहीं और स्थानीय या रीजनलिज्म के नाम पर है। तो वो तो फिक्स है हर पार्टी का। उसमें इक्का दुक्का लोग, जैसे पहले कहा जाता था कि बीजेपी का वोटर अगर नाराज होगा तो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, नाराज होकर घर बैठ जाएगा, और अगर खुश होगा या सत्ता में लाना चाहेगा तो बढ़ चढ़ के काम करेगा। तो वो तो सब फिक्स है। सारा खेल होता है जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जो इधर से उधर जा सकता है, 2%, 4%, 5%, उसी से जाके प्लस बनता है। तो ये सब उसी को बरगलाने की कोशिश है। उसी को, जैसे बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जो पूरी स्ट्रेटेजी रही शुरू में, वो डेवलपमेंट के नाम पे, जो इस देश की युवा पीढ़ी है जो डेवलपमेंट चाहती है, रोजगार चाहती है, अच्छे एक सुनहरे देश का सपना उसने देखा है, डेवलपमेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस चाहती है। तो डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने उसका वोट पहले अपने पास लिया। उसके बाद यूपी की तरफ जब राजनीति आती है तो यहां पर मुजफ्फरनगर कांड हो चुका है। यहां पता है वेस्टर्न यूपी के अंदर के मुसलमानों के डोमिनेंस है बहुत सारी सीटों पर। वहां कम्युनल कार्ड खेला गया ताकि बाइफरकेट हो जाए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच मुस्लिम वोट बढ़ जाए और बीजेपी को वोट मिल जाए। शर्म की बात यह है कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कह रहे थे कि हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को बांटो, तभी बीजेपी सत्ता में आ सकती है, खुलेआम। तो ये बेशर्मी की हद है। ये डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं तो अब क्या है। और जब उन्होंने देखा कि भाई धर्म का काम हो गया, अब आप जाति पर आ जाइए। मतलब उपयोगिता का सिद्धांत। अयोध्या गए तो भगवान याद आ गए, अगर आप ये तो याद आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी रही है। ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है गवर्नेंस और डेवलपमेंट को सामने दिखा करके उसका मुखौटा और काम वही कर रहे हैं जो पिछले दिनों से सभी पार्टियां कर रही है, उसको थोड़ा सा अतिरेक रूप में कर रहे हैं, और वहां पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए, पूरे देश का युवा आज, ये एक दिन में नहीं बना नरेंद्र मोदी जी, ये माहौल एक दिन का नहीं है। पिछली 5 साल की यूपीए की सरकार दिल्ली में, यूपीए 2 नाकारा सिद्ध हुई, पूरे देश का नौजवान जुड़ गया अपने आप ही। यूपीए 1 ठीक था। मैं कह रहा हूं यूपीए 1 भी इसलिए था कि मैं अब भी कह रहा हूं, मनमोहन सिंह एक अच्छा आदमी माने जाते हैं। यूपीए 1 में मनमोहन सिंह एक अच्छे आदमी लेकिन बुरे लोगों से घिरे हुए। मनमोहन सिंह अच्छे आदमी माने जाते हैं, वो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे, लेकिन यूपीए 2 में आकर के जिस तरह से हावी हो गया सारा सिस्टम उसके ऊपर, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। करप्शन के अलावा लाखों करोड़ रुपए, पूरा युवा बाहर निकल गया सड़कों पर। और 2 साल पहले, अब से 2 साल पहले उनको नरेंद्र मोदी के अंदर वो पोटेंशियल दिखाई पड़ा, उनको गुजरात मॉडल दिखाई पड़ा कि इस देश को आगे चलाने की क्षमता अगर किसी एक आदमी में है, सुरक्षा दे सकता है, रोजगार दे सकता है, प्रोडक्शन दे सकता है। तो नरेंद्र मोदी को 10 दिन की बात नहीं है, आज इसको जांच
प्राइम कुछ मिनिस्टर युवा बैंगलोर में भी रहते पहली हैं। चीज बैंगलोर की बुद्धों का शहर नहीं है। बैंगलोर के जो युवा है वो अपने राज्य का भ्रष्टाचार देखेंगे, एजुकेशन का यूपीए का भ्रष्टाचार गुजरात मॉडल ऐसा क्या देखेगा? तमिलनाडु का युवा क्या देखेगा? मध्य प्रदेश का युवा क्या देखेगा? आपने बेवकूफ बना दिया ये क्या क्या नहीं, सुलेमान साहब, हम आपकी तरफ आ रहे थे, आपकी बात ही करने वाले थे, अभी आप बीच में आए। जो पवार साहब ने बताया कि युवा के उपाध्यक्ष आज की तारीख में सर्वे सर्वा राहुल गांधी युवा हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है उनकी रैलियों में युवाओं की संख्या तुलनात्मक तौर से अपेक्षाकृत काफी कम देखी जा रही है? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? विजन की कमी है, विजन की। अब ये तो आपको दिखी होगी या मीडिया को दिखी होगी। एक बात मैं और आपसे कहूं, ये जो मोदी वेव की क्रिएशन है झूठी, ये भी आप मीडिया के बंधुओं की क्रिएशन है। सुलेमान साहब, मोदी के बारे में तो बता देंगे, आप राहुल जी के बारे में बताइए ना। इंटरव्यू का समय जितना मोदी को मिलता है उतना राहुल जी को मिलता है। मैं आपको आज 4 चैनल की तरफ से मैं आपको आह्वान करता हूँ, राहुल को इंटरव्यू लेने को तैयार है। आपको राहुल जी इंटरव्यू देते हैं मोदी की मजाक हो जाती है, ग्लोरीफाई करना है। हमारी रैलियों में आप कहते हैं युवा नहीं है, उनकी रैलियों में आपको युवा दिखते हैं। उनका बनारस में अगर रोड शो होता है या नॉमिनेशन होता है या वो वहां से जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से अपने ऑफिस तक, तो उसे ग्लोरीफाइड जन सैलाब। साहब, आपकी बात राहुल जी नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो कहते हैं रोड शो हो गया। नहीं, आज जब सुबह में मैंने टीवी चैनल देखे तो सुबह में ये था कि भाई सबके रोड शो ऐसे हुए। जब वो हद से ज्यादा लोग बढ़ गए, जन सैलाब हो गया, तो मीडिया को मजबूरन ये कहना पड़ा। आपने मीडिया की बात कही सुलेमान साहब, ग्लोरिफिकेशन जो है वो मोदी जी का, वो मीडिया का भी एक मिनट सुलेमान साहब, एक राष्ट्रीय फैशन बनता जा रहा है नेताओं के लिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य दल हो। नहीं है साहब, सच्चाई को आप कबूल करिए। नहीं, सच्चाई को आप कबूल करिए। मैं कह रहा हूं ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। मैं सुलेमान साहब 27 साल में भारतीय मीडिया को दिया हूं, मीडिया शब्द आज का है, भारतीय पत्रकारिता को दिया हूं, मैं उसी के स्तर पे, उसी अनुभवों का आधार पर 27 साल दिए, मैं इस बात को डाउट नहीं कर रहा हूं। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, डाउट थोड़ी कर सकता हूं। सुलेमान जी को एक ही बात पूछी, सुलेमान जी, दिल्ली में रैली होती है राहुल जी की और मोदी की, ठीक है? अब मोदी की रैली भी दिखाई चैनलों ने, आधार स्क्रीन और आधार स्क्रीन राहुल की। जब राहुल के रैली में से लोग उठ के जाने चालू हो गए तो कांग्रेस के मैनेजर आ गए कि यार रैली दिखाना बंद कर दो और बेइज्जती हो जाएगी। ये फैक्ट है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये आप ही कह रहे हैं, ये इसी तरह की बातें, इसी तरह जो बजट में है वो तो मानना पड़ेगा ना साहब। सुलेमान साहब, यही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं सुलेमान साहब, टोटल क्रिएशन है। नरेंद्र मोदी कहां से 6 महीने में इतना मोदी वेव, मोदी की 10-10 लाख की आप रैली है। मुझे तो ये बहुत शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि कोई रैली उन्होंने 50 लाख की या 1 करोड़ की नहीं दिखा दी कि 1 करोड़ के मैदान में। सुलेमान साहब, ऐसे बताया जाता है सुलेमान साहब रैली 20 लाख की रैली। सुलेमान साहब, क्रिएशन है। सुलेमान साहब, मेरी बात को जरा सा ध्यान से सुने। अभी आपने मीडिया पे कहा कि मीडिया क्वालिफाई कर रही है, नंबर 1। दूसरी बात है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देश के आज की तारीख तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम में अपना वोट कास्ट करने जाते हैं, उसी दिन वाराणसी में नॉमिनेशन करते हैं। यह 24 तारीख की बात है। नरेंद्र मोदी रोड शो होता है, उसमें आप वो कह रहे हैं कि सब बकवास है, कुछ नहीं है, उनकी रैलियों में कोई लोग नहीं है। जो फोटो दिखता का जो दिखता है वो सच होता है, उसको मीडिया कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों से यह विनती है एक पत्रकार होने के नाते कि सच को सच माने और झूठ जो है उसको ना माने। तो उसमें ग्लोरिफिकेशन की कोई बात नहीं है। कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो दिखता है उसको तो सच माने आप। अच्छी बात कही जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। रोड शो हुआ, आप रोड शो मीडिया के बंधुओं ने दिखाया, उसका ऐसा ग्लोरिफिकेशन हुआ कि पूरे दिन वो खबर चलाई। आपको देखिए एक बात और जब राहुल जी ने नॉमिनेशन किया उसमें भी ऐसी जन सैलाब था, उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं करा। नहीं, उसका ग्लोरिफिकेशन हुआ। ग्लोरिफिकेशन करा ना, आप चाहते हैं देखें, हम कहते हैं सच्चाई दिखाइए, लेकिन मोदी जी के रोड शो रैलीज का ग्लोरिफिकेशन होता है। सुलेमान जी, अगर उसमें सुलेमान जी एक बात तो आप मानिए, एक बात मानिए, हमारे साथ मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? मीडिया के साथ प्रॉब्लम है कि बीजेपी के 4 लोग आते हैं बात करने के लिए, आपके यहां कोई बात करने के लिए नहीं आता है। प्रियंका जी ने जिस दिन बोलना शुरू किया, लोगों ने उसे दिखाया, एजेंडा बदल गया, सामने एजेंडा बदल गया। बात आपके सामने रख रहे हैं। प्रियंका जी को आप पहले लाते, आप जिसको लाए थे उसको लोग सुनने को पसंद नहीं करते।
तो ऐसा नहीं कि मीडिया दिखाता नहीं है, मीडिया दिखाता है। आज प्रियंका जी के एजेंडे पे बीजेपी चल रही है, ये मीडिया ने नहीं किया। आपने प्रियंका की बात कही, पांडे जी, अब प्रियंका की बात कही, एजेंडा बदल गया। सुलेमान जी हैं बैठे हुए, आप ये बताइए कि प्रियंका जी पहले क्यों नहीं बोली और क्यों नहीं आई? आपने बहुत ही करीब से उनकी राजनीति देखा है। देखिए, जो ये उनका निजी पारिवारिक हो, ठीक है कि वो अपना ओपनली पार्टी के सीधे सीधे राजनीति में नहीं आ रही हैं, उसमें कोई पार्टी या कोई उनका अपने निजी मामले होंगे। लेकिन एक बात बड़ी मजेदार, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, अभी कुछ दिन पहले ही 4-6 दिन पहले मायावती ने भी एक यही बयान दिया कि किसी भी ओबी मतलब वो निम्न जाति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते वो लोग। और सेम यही बात मोदी जी ने भी अभी उठाई कि मतलब जो मैं ओबीसी का हूं, मतलब कहीं ना कहीं मायावती और